एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में रामलाल, उसकी पत्नी रामवती और उनका जवान बेटा रोहन रहते थे। रोहन एक अच्छी नौकरी करता था और उसके घर वाले उसके लिए एक लड़की ढूंढ रहे थे। एक दिन रोहन के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता आता है। लड़की बड़ी पढ़ी लिखी और सुंदर होती है। रोहन के माँ बाप को लड़की बड़ी ही पसंद आ जाती है और वो उसकी शादी रीमा से कर देते हैं। रोहन के माँ बाप बड़े ही खुश होते हैं कि उनके घर बहू आई है और अब वो उनका अच्छे से ध्यान रखेगी। पर रीमा बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं होती। शादी की पहली सुबह ही वो 12 बजे तक सोती रहती है। रोहन की माँ उसके कमरे में जाती है। रीमा बहू, अरे ओ रीमा बहू, चल उठ जा, देख दिन निकल आया है, सब उठकर नहा धो भी लिए हैं। क्या है, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मुझे अभी और सोना है और जब मेरा मन होगा मैं तभी उठूंगी। कोई नहीं बहू, तू थक भी गई होगी, तू आराम कर, मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। रोहन की माँ की शक्ल उतर जाती है पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप रसोई में जाकर रीमा के लिए आलू के पराठे बना देती है। जब रीमा उठकर नाश्ता करने आती है तो नाश्ते की टेबल पर आलू के पराठे देखकर गुस्सा करने लगती है। ये क्या है, इतना तेल, मैं ये सब खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, मैं ये सब नहीं खाती हूँ, मुझे पोहा खाना है। ठीक है बहू, मैं अभी बना देती हूँ। पोहा बनाना तो बहुत ही आसान है। हाँ, आप जल्दी से बना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। रीमा घर का कोई काम नहीं करती और बस पूरा दिन टीवी, फोन या बाहर घूमने में ही लगी रहती है। ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन रोहन के पिताजी भी मर जाते हैं और उसके बाद रोहन की माँ काफी बीमार हो जाती है और वो खाना नहीं बना पाती। जब शाम को रोहन घर आता है और खाना मांगता है तो रसोई में कुछ भी बना हुआ नहीं रखा होता। क्या हुआ रीमा, जल्दी खाना लाओ ना। वो बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी तो मैं खाना नहीं बना पाई। खाना और आप? खाना तो रीमा बनाती है ना। हाँ और क्या, खाना तो मैं ही बनाती हूँ। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे खाना आप बनाती हो और मैं कुछ नहीं करती। रोहन, आज मैं मेरी सहेली से मिलने चली गई थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैंने बस आज के लिए माँ जी को बोला था कि खाना बना देना, पर देखो ना, एक तो उन्होंने मेरी जरा से भी मदद नहीं की और ऊपर से मुझे ऐसे बोल रही हैं। नहीं रोहन बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी बहुत गलत बात है माँ। आज के टाइम में कौन ऐसा करता है? बहू को बेटी की तरह रखोगे तो वो भी आपको माँ बाप समझेगी ना। वही तो रोहन, बिल्कुल सही कहा तुमने। रोहन की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो एक नहीं सुनता। अब तो रीमा की और ज्यादा हिम्मत बढ़ जाती है। वो रोज अपने सास को बहुत दुखी करने लगती है और जब कोई भी रोहन को कुछ कहने की कोशिश करता है तो वो पहले से ही रोहन को ऐसी कहानी बनाकर सुना चुकी होती है कि रोहन हमेशा रीमा पर भरोसा करता है और अपने माँ को झूठा समझता है। ऐसे ही काफी महीने निकल जाते हैं। फिर एक दिन रीमा की तबीयत खराब हो जाती है। रोहन रीमा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। माँ, आपके लिए खुशखबरी है। क्या हुआ बेटा? आपकी बहू माँ बनने वाली है। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। हाँ माँ, पर डॉक्टर ने रीमा को आराम करने को कहा है, तो आप प्लीज उससे कोई काम मत करवाना। नहीं नहीं बेटा, मैं कहाँ उससे कोई काम करवाती हूँ, मैं तो सारा काम खुद ही करती हूँ। अरे माँ, अब आप फिर से रीमा की बुराई मत शुरू कर देना प्लीज। रीमा को अब और बड़ा बहाना मिल जाता है। वो पूरे 9 महीने खूब मजे में रहती है और फिर उसके बाद वो एक बेटे को जन्म देती है। वो लोग उसका नाम यश रखते हैं। यश को उसके दादी खूब प्यार करते हैं। रीमा तो यश का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती और उसकी जिम्मेदारी भी अपनी सास पर डाल देती है। यश भी धीरे धीरे काफी बड़ा हो जाता है। वो अपने दादी से खूब प्यार करता है। उसकी माँ जो उसकी दादी के साथ करती है वो सब जानता है, पर वो कभी अपनी माँ के खिलाफ नहीं बोल पाता। एक दिन रीमा को पता चलता है कि वो फिर से माँ बनने वाली है। रीमा को इस बात का जैसे ही पता चलता है वो बड़ी दुखी हो जाती है। वो अपनी सहेली को फोन करती है। हेलो शीना, अरे मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। ऐसा भी क्या हो गया? अरे मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। देख, मुझे ये बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए, पर मैं ये बात अगर रोहन को बताऊंगी तो वो इस बात को नहीं मानेंगे। तो इस बच्चे का किस्सा ही खत्म कर दे और किसी को भी इसके बारे में बताइयो ही मत। रीमा अपनी सहेली की बात मानकर बिल्कुल वैसा ही करती है। वो उस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार डालती है। उसकी सास को जैसे ही ये बात पता लगती है वो जल्दी से रोहन को फोन करके घर बुला लेती है। जो तूने काम किया है मैंने रोहन को सब बता दिया है, अब देख वो क्या करेगा। ये आपने क्या किया? मैं रोहन को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। रीमा रोहन के आने से पहले ही पुलिस को फोन कर देती है और उनको बोल देती है कि उसकी सास ने उसे जबरदस्ती ऐसी चीज मिलाकर खिला दी जिससे उसका होने वाला बच्चा मर गया।
इतने में रोहन आ जाता है। क्या माँ, तुमने मेरा बच्चा मार डाला? तुम पहले ही रीमा को इतना दुखी करती थी, पर अब तो तुमने हद ही कर दी। पुलिस रोहन की माँ को पकड़कर ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। बेचारी बूढ़ी औरत बिना किए की सजा भुगतने लगती है। सालों ऐसे ही बीत जाते हैं और अब उसका पोता यश भी काफी बड़ा हो चुका होता है और उसकी नौकरी उसी जेल में लग जाती है। वो छुप छुप कर अपनी दादी के लिए खाना लेकर जेल में उनसे मिलने जाता है। बेचारी दादी बहुत बूढ़ी हो जाती है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। इस बात का पता बस यश को होता है और वो किसी को भी ये बात बताने लायक भी नहीं समझता। यश को अपनी दादी की बहुत याद आती है। एक रात उसकी दादी उसे सपने में दिखती है और उसे जेल में उससे मिलने आने को कहती है। अगले दिन ही यश जेल में अपनी दादी वाली कोठरी में जाता है। वहाँ वो एक चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। चुड़ैल! हे भगवान! मैं चुड़ैल नहीं हूँ यश बेटा, मैं तो तेरी दादी हूँ। मैं मरने के बाद चुड़ैल बन गई क्योंकि मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। दादी? पर दादी, आपको मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्योंकि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा झूठा इल्जाम लगा हुआ है और दुनिया को यही लगता है मैंने अपनी बहू के बच्चे को मार डाला। मैं इस कलंक के साथ ना तो चैन से जी पाई और ना मेरी आत्मा को शांति मिल पा रही है। अब तू ही कुछ कर मेरे बच्चे। दादी, मुझे तो सब कुछ पता है कि आपने कुछ नहीं किया और माँ आपके साथ क्या क्या करती थी, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? बस तू मुझे इंसाफ दिला दे मेरे बच्चे, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। ठीक है दादी, मैं आपको इंसाफ दिला कर ही रहूंगा और मैं रोज आपसे मिलने आऊंगा और आपके लिए पहले की तरह ही खाना भी लाऊंगा। आप चिंता मत करो। यश रोज अपनी दादी की आत्मा से मिलने जेल में जाता और उनके लिए उनकी पसंद का खाना लाता। यश की दादी यश को देखकर बड़ी खुश होती है। वो घंटों वहाँ उनसे बातें करता। अब तो आसपास के कमरे में रह रहे लोग यश को पागल समझने लगते हैं। ये लड़का लगता है अपनी दादी की मौत का सदमा झेल नहीं पाया और पागल हो गया है, जो रोज यहाँ अकेले अकेले घंटों बातें करता है। सच कहा भाई तुमने, मुझे तो अब इस लड़के से ही डर लगने लगा है। कहीं इसे अपनी दादी की आत्मा तो नहीं दिखती? अरे ऐसे मत बोल भाई, मुझे वैसे ही डर लगता है। यश और उसकी दादी उन दोनों कैदियों की बातें सुनकर खूब हंसते हैं। इसे क्या पता कि तू यहाँ मुझसे मिलने आता है। अगर किसी दिन मैं इनको अपना चुड़ैल वाला रूप दिखा दूं तो सोच इनका क्या होगा। अरे नहीं दादी, आप ऐसा मत करना, ये तो पहले ही इतने डरपोक लग रहे हैं। यश की कुछ दिन बाद शादी हो जाती है। यश वही करता है जो उसकी माँ ने उसकी दादी के साथ किया होता है। वो अपनी पत्नी को सब सिखा देता है और वो बिल्कुल वैसा ही करती है। वो अपनी सास को बिल्कुल वैसे ही दुखी करती है जैसे उसकी सास अपनी सास को करती है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो वो भी अपने घर पुलिस बुलाने लगती है। अरे बहू, मैंने क्या किया है जो तू पुलिस बुला रही है? आपने मुझे खाने में जाने क्या मिला कर दे दिया जो मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। नहीं नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है कि तू गर्भवती है। ये सब आप जेल जाकर बताना। हाँ। अरे बहू, मेरे साथ ऐसा मत कर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जो किया है वो सच सच बता दो माँ। मतलब? रीमा डर के मारे सब सच उगल देती है। सच सुनकर रोहन के होश ही उड़ जाते हैं। वो उसी पल अपनी माँ के पास जाना चाहता है, पर यश उनको बताता है कि वो तो कब की मर चुकी है और एक चुड़ैल बन गई है, क्योंकि उनकी आत्मा को इस झूठे इल्जाम के कारण शांति नहीं मिल पाई है। तुम कितनी घटिया निकली रीमा। मैंने तुम पर अंधा विश्वास किया तो तुमने उसका फायदा उठाया। मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार तुम हो। तुम? हाँ माँ, तुम ही हो उनकी मौत की जिम्मेदार। मैं एक बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तू एक बार मुझे उनसे मिलवाना, एक बार मुझे मिलवाना। यश अपने पिताजी को लेकर जेल जाता है। वहाँ वो उस कमरे में जाते हैं जहाँ यश की दादी रहती थी। अंदर जाकर रोहन को अपनी माँ एक चुड़ैल के रूप में दिखती है। वो अपनी माँ को देखते ही रोने लगता है और उनसे माफी मांगता है। माँ तो आखिर माँ होती है, चाहे वो जिंदा हो या मरी हुई। वो अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख पाती और उसे झट से माफ कर देती है। उसके बाद उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। वो वहाँ से गायब हो जाती है, पर कोई भी जिंदगी भर रीमा को माफ नहीं करता और वो अपने घर में रहते हुए भी जेल से बदतर जिंदगी गुजारती है।